भाई कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। इन्होंने बिल्कुल कोऑपरेट करने से मना कर दिया है। कह रहे हैं कि जो सिस्टम में अपडेट हो चुका है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम लोग ट्रैवलिंग में होंगे तो दोबारा से इंडिया के अंदर आके वीज़ा अप्लाई करना ये भी हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ईरान का जो वीज़ा है वो अराउंड हमें 60,000 के आसपास का जो कॉस्ट करने वाला है। हाँ जी, राम राम जी सभी को। जैसा आप सब लोगों को पता है, मैं इंडिया से लंदन अपना जो है वो रोड ट्रिप कर रहा हूँ और मेरा रोड ट्रिप ये अभी अपकमिंग मंथ में शुरू हो जाएगा। और मैं फ़िलहाल दिल्ली में हूँ और दिल्ली में मुझे आज 3 काम थे, जिनके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट काम था कि ईरान एम्बेसी में मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके कंसल्ट करना था अपने वीज़ा के रिगार्डिंग। दूसरा काम था कि मुझे अपनी गाड़ी का जो रैपिंग मैंने करवाया है, उस रैपिंग के अंदर भी कुछ एक चेंजेस होने थे और पहले क्योंकि मेरा अर्ली निकलने का प्रोग्राम बन रहा था तो मैंने चेंजेस करवाने से मना कर दिया था। बट फ़िलहाल क्योंकि अभी ईरान का वीज़ा मुझे दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा तो मेरे पास टाइम है, तो मुझे लगा कि मैं अपना जो रैपिंग में चेंजेस कुछ होने हैं वो चेंजेस मैं अपने आज निपटा लूँ। और शाम को मेरा एक मीटअप है। एक सीनियर पर्सन है जो ऑलरेडी इस रोड ट्रिप को दूसरे रूट से कर चुके हैं, तो मेरा उनके साथ मीटअप है क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस पर्सन है। तो उनका एक्सपीरियंस भी मैं लेने वाला हूँ कि मुझे किन-किन चीज़ों का इस रोड ट्रिप के ऊपर ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको ईरान एम्बेसी में जो मेरे साथ हुआ उसका इंसिडेंट मैं आपको शेयर कर देता हूँ। हम लोगों को पहले जो ईरान का वीज़ा इश्यू हुआ था, वो सा नहीं 6 जुलाई को जो है वो वीज़ा ख़त्म हो रहा था। और हम लोग जो है लगभग 2 जुलाई या 3 जुलाई तक चाइना के अंदर होंगे। उसके बाद हमें 3 कंट्रीज़ क्रॉस करनी है, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और फिर तुर्कमेनिस्तान। तो इट मीन्स किसी भी हालात में हम 6 जुलाई तक तो ईरान पहुँच ही नहीं सकते थे। अगर पहुँचते वो तो सिर्फ़ ऐसा होता कि उन कंट्रीज़ को हम सिर्फ़ क्रॉस भर कर रहे होते, एक्सप्लोर बिल्कुल भी उन कंट्रीज़ को हम नहीं कर पाते क्योंकि अगर हमें उसी वीज़ा को अगर कैश करना होता तो। और अब क्या है कि हम हमने इनके साथ मंडे को टेलीफ़ोनिकली भी कम्युनिकेशन किया था, इवन इन्हें ईमेल भी डाली थी ईरान एम्बेसी को, तो ईमेल का तो कोई रिप्लाई नहीं दिया इन्होंने, शायद ये ईमेल का रिप्लाई नहीं देते होंगे। और टेलीफ़ोनिकली जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि आप एक बार ईरान एम्बेसी में आइएगा, अपने डॉक्यूमेंट लेके आइएगा। तो आज मैं अपना कारनेट और सारी चीज़ें लेके आया था। तो जो काउंसलेट सेक्शन में जब मैं गया, जो कंसर्न पर्सन था, उन्होंने जब बातचीत की और उनको लगा कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे मुझे जो 10 डेज़ का वहाँ पे स्टे मिला है, उसे मैं 15 डेज़ या उसे एक्सटेंड करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, 10 डेज़ मेरे लिए ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपने जो वीज़ा मुझे इश्यू करके दिया है, वो सिर्फ़ 45 डेज़ का इश्यू करके दिया है। वो मुझे 90 डेज़ का इश्यू करना चाहिए था क्योंकि सेम इसी तरीके की एलओआई के ऊपर जो वीज़ा इश्यू हुआ है मुंबई काउंसलेट से, वो 90 दिन का हुआ था। इट मीन्स कि मुझे भी 90 दिन का अगर ये वीज़ा ग्रांट होता तो वो लगभग 22 अगस्त तक का मेरा वीज़ा या 21 अगस्त तक का मेरा वीज़ा बैठना चाहिए था। तो मुझे क्लियरली ना तो इन्होंने मुझसे डेट्स के पर्पज़ से पूछा और ना ही मैंने बताया क्योंकि ये था कि 90 दिन का वीज़ा मिलेगा तो उसमें कोई डेट्स को ऐसा मेंशन करने का या कोई ऐसा एप्लीकेशन फ़ॉर्म यहाँ पे होता नहीं कि जिसे हम यहाँ पे भरें और इन्हें अपनी डेट्स मेंशन कर दें कि मेरी ट्रैवलिंग डेट्स जो हैं ये रहने वाली है। तो जब इन्होंने पूछा कि आप किस तरीके से करेंगे? मैंने कहा बाय रोड हम लोग जा रहे हैं और उस केस में हम लोगों को वो डेट्स जो है वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है और हम लोग ट्रैवलिंग में होंगे तो दोबारा से इंडिया के अंदर आके वीज़ा अप्लाई करना ये भी हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। तो वो कंसर्न पर्सन दोबारा फिर एम्बेसी अंदर गया, मेबी उसने काउंसलेट सेक्शन में जाके जो है वो दोबारा से बात की होगी किसी सीनियर से और उसने हमारी जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पे रखी होगी। तो वो थोड़ी देर के बाद वापस आए तो उन्होंने कहा कि ये टेक्निकल चीज़ है, मतलब कि टेक्निकल चीज़ मीन आपको जो वीज़ा ग्रांट हुआ है, वो आपके जो वीज़ा ग्रांट नोटिस या जिसे हम एलओआई बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग वीज़ा आपको जो है वो इश्यू करके दिया है हम लोगों ने। तो उसमें डेट्स के अंदर कुछ भी चेंजेज़ नहीं हो सकता। आपको जो है वो दोबारा से ही ये वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे दोबारा से वीज़ा अप्लाई करने की सजेशन दी है। तो फिर मैंने, क्योंकि अब मुझे लगा कि अब तो कोई रास्ता है ही नहीं कि दोबारा से ही वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने उनसे एक चीज़ लगे हाथ ये भी पूछ ली कि अगर मैं दोबारा से एलओआई अपनी नई मँगवाता हूँ और उसे लाके नई फ़ीस के साथ अगर एम्बेसी में सबमिट करता हूँ, तो कहीं आप लोग इस चीज़ को लेके चैलेंज तो क्रिएट ना कर दें कि ऑलरेडी मेरे पास एक वीज़ा है जो इश्यूड है और वो वैलिड है। तो उस वैलिड समय पे एक नया वीज़ा कैसे हम आपको इश्यू कर सकते हैं? तो उस पर्सन को भी इसकी नॉलेज नहीं थी, वो दोबारा से फिर अंदर गया, किसी सीनियर से वो कंसल्ट करके आया, तो उसने कहा कि नहीं, उस चीज़ के अंदर कोई इश्यू नहीं है, आप अपनी नई एलओआई मँगवा लीजिएगा और नई एलओआई जब आपकी आ जाएगी तो आप अपना वीज़ा अप्लाई कर दीजिएगा, जैसा आप अप्लाई करना चाहते हैं नॉर्मल फ़ीस के साथ या फिर इमरजेंसी फ़ीस के साथ जिसे ये बोलते हैं। हमने लास्ट टाइम पे भी जो वीज़ा अपना अप्लाई किया था वो इमरजेंसी फ़ीस के साथ अप्लाई किया था
और बट शायद इनके सिस्टम में एरर होने की वजह से हमें इमरजेंसी के अंदर वीज़ा नहीं दे पाए थे लोग। इन्होंने हमें वीज़ा जो इशू किया था वो नेक्स्ट डे किया था, जबकि हमने फ़ीस जो पे किया था वो इमरजेंसी का फ़ीस पे किया था। इमरजेंसी में मीन्स ये आपको सेम डे वीज़ा आपको इशू करके देते हैं। तो अब हम लोगों के पास, और इवन उसके ऊपर जो है हमारा लगभग आई थिंक अराउंड 10,000 के आसपास, शायद 9,850 रुपये जो था वो इमरजेंसी वीज़ा फ़ीस थी, और कुछ इंश्योरेंस के चार्जेस थे लगभग वो 1200-1500 रुपये के बीच में थे। एग्जैक्टली मुझे अभी इस समय पे ध्यान नहीं है। और तो लगभग 11,000 रुपये के 11,500 रुपये के आसपास पर एप्लीकेशन हमारा जो है ईरान एम्बेसी का खर्चा आया था। और जो एलओआई हमने उधर से मंगवाई थी उसके लिए हमने जो कंसल्टेंसी जिससे ली थी उसको 4,000 रुपीज़ जो था वो पे किया था। अब ये दोबारा से खर्चा, मतलब अनएक्सपेक्टेड, लगभग नियर अबाउट 30,000 बैठे बिठाए एक खर्चा हमें जो है वो, अभी हमारा रोड ट्रिप शुरू ही नहीं हुआ, हमें दोबारा से 30,000 जो है वो पे करने पड़ रहे हैं अपने ईरान वीज़ा के लिए। मतलब कि ईरान का जो वीज़ा है वो अराउंड हमें 60,000 के आसपास का जो कॉस्ट करने वाला है। तो इस रोड ट्रिप के अंदर बहुत कुछ नया होने वाला है, बहुत कुछ एडवेंचर रहने वाला है इस रोड ट्रिप के अंदर। तो जैसा-जैसा मेरे साथ होगा मैं शेयर करूँगा, ताकि मेरे एक्सपीरियंस से कुछ लोगों को फ़ायदा हो सके जो भी इस तरीके के रोड ट्रिप को प्लान कर रहे हैं। तो अभी मैं गाड़ी को लेके जहाँ पे हमें रैप में करेक्शन करवानी है वहाँ लेके जाऊँगा। तो हम लोग निकल पड़े हैं रैप में करेक्शन करवाने के लिए। ऑलमोस्ट हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें अपने रैपिंग में करेक्शन करवाना है। और अब आप ध्यान से देखिएगा, ये राइट साइड के पीछे वाले टायर के वाला हिस्सा है, और इसके अंदर बहुत सारी जगह पे करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस रैपिंग के अंदर रोड मैप भी दबा हुआ था, इस रैपिंग के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ के मोनामेंट्स भी दबे हुए थे, और इवन उनके नाम भी जो है वो पीछे वाले फेंडर के नीचे दब चुके थे। जो व्यक्ति इसे पहली बार देख रहा था उसे तो समझ में नहीं आ रहा था, बट हम लोग इसे बार बार देख रहे थे तो देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से हमें लगा था कि रैप में हमें करेक्शन करवानी चाहिए। और आप देखेंगे कि पीछे वाला जो ये रोड मैप है ये भी ऊपर वाले रोड मैप से मैच नहीं कर रहा था, ये नीचे की तरफ जा रहा था, जबकि ऊपर से इसके साथ इसका मैचिंग नहीं हो रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि हाँ, हमारे पास टाइम है, इस रैपिंग को हम चेंज करवाते हैं। तो हमने डिसाइड किया इसे चेंज करवाने का, और मुझे लगा कि ये काम तो, शुभ काम तो मुझे अपने हाथ से कर देना चाहिए, तो मैंने इसे खुद से अपने हाथ से उतार दिया। ये इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं, गाड़ी हमने खड़ी कर दी है यहाँ पर, हमें मार्केट का कुछ काम है और काम करके आते हैं। और लो जी, भैया का कॉल आ गया था हमारे पास कि आपकी गाड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। मैं दिखाता हूँ आपको गाड़ी कि कैसी अब ये दिखाई दे रही है। अब आप देखिएगा पीछे वाली उससे कितना ज़्यादा ये बेटर हो चुकी है। इसमें जैसे सर्बिया है, बोस्निया, क्रोशिया, ये सारे जो हैं नाम दब चुके थे, और बट अभी भी इसमें एक माइनर सी मिस्टेक रह चुकी है। अगर आप देखेंगे इसको बैक करके थोड़ा सा, फ्रांस जो है, फ्रांस का नाम कट चुका है, एफिल टावर नज़र आ रहा है। तो हम इसके लिए एक स्टिकर प्रिपेयर करवा रहे हैं ताकि फ्रांस भी प्रॉपर तरीके से लगा हुआ दिखे। बट ये पहले से मैं बोलूँ कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है, बहुत ज़्यादा सुंदर ये हो चुका है। और अभी जो तीसरा काम हमारा पेंडिंग था, मैंने आपको बताया था हमें 3 काम करने थे दिल्ली के अंदर, तो तीसरे काम के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। हमें किसी पर्सन से मिलना था, और उसका वीडियो आप जो है वो शॉर्ट वीडियो के अंदर पहले देखेंगे। डिटेल वीडियो जो है वो हम लोग जल्द अपलोड कर देंगे। तो लो जी, हमारा तीसरा काम भी जो है दिल्ली के अंदर जो था वो हमारा फिनिश हो चुका है। और एक हेल्दी डिस्कशन हुआ जिस पर्सन के साथ हम लोग मिलने के लिए आए थे। खूब सारा डिटेल में डिस्कशन हुआ रोड ट्रिप को, हमारी रोड ट्रिप को लेके, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस को लेके। तो उनसे रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक कंप्लीट वीडियो उनके साथ हमने शूट किया है, उसे हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे।
और आज का जो दिन था उसके अंदर मैं बोलूँ कि जैसे मॉर्निंग ईरान एम्बेसी में जाना, उसके बाद रैपिंग में चेंज करवाना, और तीसरा जो काम जिसको अभी हम लोगों ने फिनिश किया है, वो तीनों ही काम जिस तरीके से हम लोग सोच के आए थे, उसमें ईरान एम्बेसी को छोड़ के बाकी दोनों काम बहुत अच्छे हमारे हुए हैं। और अभी हम लोगों ने जो प्लानिंग किया है, ये प्लान किया हम लोगों ने कि हम ईरान का वीज़ा जो है वो इंडिया से नहीं लेंगे। हम अपनी जो LOI मंगवाएंगे अभी, वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर मंगवाएंगे, जिसमें हमें जो इजी लग रहा है। हम लोग क्योंकि उज्बेकिस्तान के अंदर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, तो हम लोगों ने प्लानिंग किया कि हम उज्बेकिस्तान के अंदर अपना LOI मंगवाएंगे वहाँ के काउंसलेट सेक्शन के लिए। और ये ऑलमोस्ट हम 2-3 एजेंसी से पूछ चुके हैं। अगर आपके पास भी इस चीज़ से रिलेटेड कोई सजेशन है कि आप कुछ हमें शेयर करना चाहते हैं, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, तो वो प्लीज़ कमेंट में डालिएगा। हम लोग उसके ऊपर भी विचार करेंगे कि अगर वो हमारे वाले प्लानिंग से बेटर हुआ तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम वहाँ पे LOI मंगवाएंगे और वहाँ से अपना वीज़ा जो है वो लेंगे। क्योंकि अभी यहाँ से भी अगर हम वीज़ा लेके जाते हैं तो वो 45 डेज़ के अंदर फिनिश हो जाएगा। और मे बी अगर हम लोग वापस कजाकिस्तान से रशिया के अंदर चले गए तो रशिया में शायद हमें 10 दिन 15 दिन कितने भी दिन लग सकते हैं। तो और अगर हम फिर दोबारा वहाँ से नीचे की तरफ उतर के आए तो पता चला कि हमारा यहाँ से जो वीज़ा अभी हम लेके जाएंगे तो वो भी फिनिश हो चुका हो उस कंडीशन के अंदर। तो हमें बेटर ऑप्शन यही लगा। हमने एजेंसी से बात कर ली, उन्हें बता दिया, तो उन्होंने कहा कि जब आप अपना चाइना का ट्रिप जो है वो फिनिश करने के नज़दीक होंगे तो हमें आप पहले इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो हम उज्बेकिस्तान काउंसलेट सेक्शन जो ईरान का रहेगा वहाँ के लिए आपका LOI मंगवा देंगे और वहाँ पे वीज़ा में भी आपको कोई इस तरीके की चैलेंज नहीं आएगा। फ़ीस जो है ऑलमोस्ट इंडिया में या वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जब भी ईरान का अप्लाई किया जाता है तो फ़ीस और इंश्योरेंस कॉस्ट जो है वो लगभग सिमिलर सी रहती है। तो ये आज का अपडेट रहा हमारा जो हमने आपके साथ शेयर किया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन आप दबाएंगे तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। जैसे ही हमारी वीडियो या शॉर्ट्स आएंगे वो अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें वो जो किसी तरीके की रोड ट्रिप को प्लान करते रहते हैं। तो सभी को राम राम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।